मित्रों, मैंने आपसे वादा किया था कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक ऐसा सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी के प्रश्न रीट में कैसे हल किए जाते हैं, कैसा माइंडसेट रखना होगा, वहां पर किस प्रकार से हमें उत्तर देने की कोशिश करनी होगी, हम बेस्ट कैसे उत्तर दें। जीके तो कैसा होता है दोस्तों, जो प्रश्न आ रहा है वो करो वरना राइट या रॉन्ग लगाओ। लेकिन साइकोलॉजी इसका उल्टा है, सारों प्रश्न ऑप्शन पढ़ने होते हैं, सारों हमको क्या लगते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। किस प्रकार से मानसिकता रखनी होगी, किस प्रकार से उत्तर निकालना होगा, ये टेक्निक मैं आपको जरूर आज विकसित कर दूंगा। और जो छात्र बालक नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता दूं, हमारे YouTube पर निःशुल्क बैच चल रहा है। 2 क्लासें मैंने डाल दी गई हैं YouTube पर, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स पर मात्र 18 मिनट की क्लासें होगी। उन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बार जाने नहीं दूंगा, ये मेरा आपको वादा है। और जो रेगुलर जुड़े हैं छात्र, 2 क्लास पिछली बार जिन्होंने देखी है, तो मैंने अभिप्रेरणा वाला टॉपिक यानी मोटिवेशन पढ़ा दिया है। दूसरा मैंने कुसंयोजन और संयोजन वाला पढ़ा दिया, थोड़ा सा अधूरा रहा है, वो मैं पूरा कर दूंगा। उन दोनों क्लासों के प्रश्न आज सैंपल रूप में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और इस सेशन में वे बच्चे भी अटेंड जरूर दें ताकि कि जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो कैसे प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए रणनीति शुरू करते हैं। पहली बात बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, आप बाल शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कोई भी कहो, बात यही की है। ये आप पढ़ते हो तो इसका एक फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? मान लीजिए कि आप 2 घंटे साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आपको कम से कम 30 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी ही होगी। आपको रीट प्री में 30 में से 30 लेने हैं, तो ये इसका नियम है, इसका रूल है। अगर आप 3 घंटे जो है वो साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ते हो तो आपको जो है कम से कम 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। ये 3/1 का फॉर्मूला आपको रखना होगा। अब आपके ऊपर है आप कितनी देर पढ़ते हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो आपको ये सुबह सुबह पढ़ देना चाहिए ताकि बाद में क्या है, ये समझ में मुश्किल आती है। फिर हमारा जो है बाकी सब्जेक्ट भी रहता है। तो सुबह सुबह जब आप पढ़ते हो, जो भी समय आप पढ़ते हो, जो पढ़ाई शुरू करते हो, फ्रेश माइंड से आपको सबसे पहले साइकोलॉजी मनोविज्ञान ही पढ़नी चाहिए मेरे अनुसार। फिर कौन सा तर्क समझ में आता है। अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर नजर डालेंगे। वहां पर आप कौन सी गलतियां से करने से जो है वो आपको बचना है और किस प्रकार से प्लस पॉइंट यहां से अर्जित करना है। चलिए, रीट में पूरा एग्जाम 2 टॉपिक ही हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि मैंने बाकी के पढ़ाए नहीं है, वो मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपको पढ़ा दूंगा मात्र शॉर्ट एंड स्वीट में। तो 2 क्वेश्चन जैसे कि संयोजन और कुसंयोजन वाला और अभिप्रेरणा वाला, मात्र 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं सैंपल रूप में। आपने को मैंने पहले ही क्लास होने से कह दिया कि जितने क्वेश्चन मिला दो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के, एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा मेरे मैटर से, मेरे शॉर्ट नोट से। ये वादा मैंने आपको कर दिया, तो आप मिलवा सकते हो। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपकी समझ विकसित हो सके कि साइकोलॉजी में हमें उत्तर कैसे देने हैं। चलिए, पहला है कुसंयोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने में संबंधित है। यहां पर देखिए, सबसे पहले है या नहीं ध्यान से पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, बाल शिक्षा शास्त्र साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको और चारों ऑप्शन पूरे देखना है। ये नहीं कि जीके की तरह मैंने ये पूछा कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, जोधपुर में ये कर दो, या जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, बीकानेर ये कर दो। ऐसी सबसे बड़ी गलती होगी। पूरे 4 ऑप्शन देखना है, भले ही आपके सही हो, पहला मिल गया हो, 3 ऑप्शन देखने ही होंगे। चलिए, अब मैंने पढ़ाया था उसमें से आए या नहीं, ये भी तो बात जाननी है। कुसंयोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है दोस्तों? तनाव, कुंठा, चिंता या द्वंद्व। आज ही क्लास मैंने डाली थी, इसी में मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि कुसंयोजन में ऐसा कौन सा सारों तत्व, 4 तत्व बताए थे मैंने कुसंयोजन के। तनाव, कुंठा या इसे भग्नाशा भी कहा जाता है, चिंता या दुश्चिंता भी कहा जाता है, एंजाइटी अंग्रेजी में, और द्वंद्व दोस्तों द्वंद्व भी कहा था। अब इनमें से दोस्तों विशेष रूप से सबसे जो है विशेष रूप से निर्णय लेने वाला संबंधित कौन है? तो मैंने तनाव में मैंने आपको कौन सा बताया था कि जब भी कोई, जैसे आप किसी की जो है वो मान लो रीट परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आएगी तो आपके अगर तैयारी हो गई तो कोई बात नहीं, जिसकी तैयारी नहीं होती है तो उसको तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो इसका निर्णय से संबंधित नहीं है, मैंने क्लास में पढ़ाया था। अब बात करते हैं कुंठा या इसे भग्नाशा। इसका अर्थ क्या होता है? मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब भी व्यक्ति कोई जैसे मान लो कि आरएस का एग्जाम हुआ, उसकी 200 जो है हर बार कट ऑफ रहती है और इस बार इस व्यक्ति के मान लो 210 नंबर आ गए, 200 नंबर, तो ये व्यक्ति सोचता है कि मेरा तो सिलेक्शन पक्का हो गया क्योंकि मैंने पिछली बार की मेरिट में तुलना में 10 नंबर ज्यादा लाए। और जैसे ही रिजल्ट आता है और वहां पर दोस्तों जो है मेरिट 230 रह जाती है, तो वो भग्नाशा कुंठा में डूब जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब तो इसका मतलब क्या है
है ये निर्णय से है नहीं संबंधित, ये भी विशेष रूप से निर्णय से संबंधित है नहीं। दो ऑप्शन हमने काट दिए। इस प्रकार ही आपको रीट प्री एग्जाम हॉल में आपको दोस्तों पेपर में छेद करना होगा। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी के उत्तर दिए जाते हैं दोस्तों। अब बात करें चिंता या दुश्चिंता, इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को अपने आप से डरने लग जाता है और व्यक्ति जीवन भर डरने वाला, क्योंकि मनुष्य क्या है दोस्तों, सामाजिक जो है वो क्या होता है दोस्तों, सामाजिक जो है प्राणी, माफ कीजिए, क्योंकि मैंने अभिप्रेरणा में दोस्तों 3 संबंध बताए थे, शक्ति संबंधन और क्या बताया था, उपलब्धि प्रेक्षण, जिसमें संबंधन में मैंने बताया था मनुष्य सबसे सामाजिक का प्राणी है और सबसे डरपोक प्राणी है। तो चिंता दोस्तों निर्णय से संबंधित है नहीं, क्योंकि इसमें तो व्यक्ति को खुद से डर लगता है। अब ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व रहा ही नहीं। अगर सीधा देना हो तो कैसे होगा सर, द्वंद्व कैसा होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी द्वंद्व किस समय उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति के सामने 2 परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और वो तय नहीं करता है, दोनों में से निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है। जैसे मैंने आपको उस क्लास में उदाहरण दिया था कि आपके रीट का एग्जाम आ गया और आपको फर्स्ट ग्रेड भी करनी है और रीट भी करनी है, लेकिन अब आप दोनों परिस्थितियों में निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मैं करूं तो करूं किसका, यही दोस्तों द्वंद्व है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये कौन सा है दोस्तों, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत से जो है विरोधी भाषा परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी जो है वो डर रहा था। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है। मैंने समायोजन में दोस्तों किसका याद करिए, किसको याद करिएगा, कुर्ट लेविन को याद करिएगा। 4 पते थे, उपगम, उपगम, परियार, परियार, परियार वर्जन, बहु उपगम, परियार, क्लास में निपटा दिया था। अब इसको क्या है दोस्तों, पद्धति, सकारात्मक, सकारात्मक बताया था आपको, वर्जन यानी नकारात्मक, नकारात्मक, पद्धति वर्जन यानी पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, और डी लिखित में से कोई नहीं। अब उत्तर कैसे निकलेगा सर, तो मैंने बताया है दोस्तों, यहां से पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना कहां है, यहां से एक विद्यार्थी से। तो एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, मतलब क्या बात है, अच्छी बात है। क्या है, अच्छी बात है कि शिक्षक के सामने एक विद्यार्थी गलतियां स्वीकारना चाहता है, तो अच्छी बात है, यानी सकारात्मक बात है। तो सकारात्मक कहाँ है इनमें से, तो देखिए पद्धति में सकारात्मक है और इसमें भी सकारात्मक है, मतलब ये बी तो कट गया और डी कट गया। अब रहे 2 ऑप्शन हमारे सामने, ए और बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है, यानी वो गलती तो स्वीकार करना चाहता है लेकिन दंडित होने से भी डर रहा है, यानी इसमें नेगेटिव भावना आ गई है, नकारात्मकता आ गई है। तो नकारात्मकता के लिए कौन सा शब्द दिया था कुर्ट लेविन ने दोस्तों, एक तो दिया था, क्या दिया था दोस्तों, पद्धति दिया था सकारात्मक के लिए, वर्जन दिया था नकारात्मक के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। इस प्रकार से मैंने क्लास में निपटा दिया था दोस्तों सभी क्वेश्चन को। चलिए अभिप्रेरणा वाले मैंने आपको बताए थे कि अभिप्रेरणा मैंने टॉपिक कल नहीं परसों मैंने पढ़वा दिया था, उसमें से कैसे प्रकार से क्वेश्चन आते थे खास तौर पर मैंने बता दिया, लेकिन इस क्लास में पूर्व रीट के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आपके समक्ष लेकर आया हूं। अभिप्रेरणा चक्र मैंने बताया था, अभिप्रेरणा चक्र कैसा था वापस बता देता हूं दोस्तों। अभिप्रेरणा चक्र बताया था, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि मैं उसके बाद व्याख्या कर सकूं आपके समक्ष। अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं दोस्तों, ए अधिगम पुरस्कार व संतुष्टि, बी आवश्यकता अंतर्नोद व प्रोत्साहन, सी अभिप्रेरणा लक्ष्य प्रतिपुष्टि, या ऑप्शन नंबर डी उपलब्धि अनुमोदन व संबंधन। तो जिसको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, वरना व्याख्या करने के लिए आपके सर तो है ही है। और जिसने क्लास देखी है, मैं कहता हूं जिसने क्लास देखी है उसका तो उत्तर आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट वहां भी क्लियर किया। जिसने नहीं देखा यूट्यूब पर जाके देख दीजिए, यहीं पर है। देखिए मैंने एक चक्र बताया था आपको, हिलगार्ड का जो है वो चक्र बताया था, जिसमें उन्होंने पहला तो किसने रखा था दोस्तों, पहला किसने रखा था दोस्तों, पहले किसका रखा था दोस्तों बताइए, हिलगार्ड ने पहला किसका रखा था दोस्तों, हिलगार्ड ने पहला रखा था आवश्यकता का। मैंने कहा पानी पीने की जो पानी प्यास लगती है वो क्या है हमारी आवश्यकता। फिर दूसरा पर रखा इन्होंने क्या, सालक को मैंने कहा था अंतर्नोद भी कहा जाता है और पर्णोद भी कहा जाता है। चालक यानी पानी, जो हमें प्यास रूपी पानी लगी, ये क्या है, हमें चालक उत्पन्न हुई। और तीसरा क्या हो गया दोस्तों, प्रोत्साहन। क्या हो गया, प्रोत्साहन। पानी पीते हैं, वो पीने से ही हमें प्रोत्साहन रूप से पानी पीते हैं, वो प्रोत्साहन मिल जाता है। तो बताइए पहले में आवश्यकता कहाँ है, लीजिए आवश्यकता मिल गई, दूसरे में अंतर्नोद, तीसरा प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। मैंने यही कहा था कि मैं क्लास शॉर्ट एंड स्वीट रूप में लाता हूं, सिलेक्शन वाली क्लास लाता हूं दोस्तों। चलिए अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण, फिर से प्रश्न घूमा, फिर से प्रश्न आया, लेकिन जो मेरे छात्र से पढ़े, जो है यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं, उनका तो उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है दोस्तों, आवश्यकता। चलिए ये दोस्तों अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरक है दोस्तों कौन सा, व्यवहार का आंतरिक स्रोत, व्यवहार का बाह्य स्रोत, व्यवहार का वास्तविक स्रोत, या इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरक क्या होता है दोस्तों, मैंने अभिप्रेरक 2 बताए थे आपको, जैविक और दूसरा है मनोजैविक। जैविक में मैंने आपको 5 बताए, कौन, भूख, प्यास, मलमूत्र, काम और यौन।
कितने बताए थे 5, और मनोसामाजिक में कितने बताए थे 3, शक्ति, संबंधन और उपलब्धि परीक्षण क्लास में बता चुका हूं। तो ये पूछा है कि अभिप्रेरक है दोस्तों क्या है, और मैंने आपको सीधा ही अभिप्रेरणा में परिभाषा क्या बताई थी, अभिप्रेरणा की परिभाषा याद कीजिए आप। अभिप्रेरणा में मैंने क्या कहा था, किसी भी कार्य व्यवहार को गति देना, किसी भी कार्य व्यवहार को गति देना। नोट्स खोल के देखिए, वो नोट्स बनाइए आप नोट्स बनाओगे तो आपको याद आ जाएगी। मैंने क्लास में नोट्स में ये लिखा हुआ है कि किसी भी कार्य व्यवहार को गति देना ही अभिप्रेरक है। तो व्यवहार का आंतरिक स्रोत क्या है दोस्तों, व्यवहार का आंतरिक अभिप्रेरक क्या है, अंदर से मैंने बताए थे जैविक 5 शरीर से संबंधित है, यानी आंतरिक यानी क्या है, अंदर से है दोस्तों। मनोसामाजिक का वो क्या करते हैं, शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारे आंतरिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है दोस्तों। अभिप्रेरणा सशक्त तो छोड़िए, आप सीधा ये पढ़िए, अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है दोस्तों, इससे बालक स्वस्थ रहता है। स्वस्थ का क्या मतलब है, अभिप्रेरणा से स्वस्थ का मतलब ही नहीं, ये तो मानसिक विकास है। ध्यान करता है, ध्यान से क्या होता है, अभिप्रेरणा ध्यान से लेना ही देना नहीं है। प्रसन्न रहता है, प्रसन्न तो ऐसे ही रह जाता है। तो इसका क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, शीघ्र सीखता है। अब कैसे सर, उदाहरण बताइए, मैंने क्लास में बताया, जैसे कि मान लो अब आपके रीट हैं, आप यूट्यूब पर मेरे क्लास देख रहे हो, अब जल्दी से आप सीख सकते हो। अगर ये मैं पूछ दूं कि रीट है जो अगले साल होगी और मैं रोजाना क्लास लाऊं, क्या आप आगे देखोगे, इतनी जल्दी सीखोगे? अब सीख रहे हो क्योंकि आपके सामने क्या है, आप रीट के प्रति अभिप्रेरित हो, क्योंकि आपको पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, मेरा सपना नहीं है। तो आप वहां से शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड से अभिप्रेरित हो, इसके कारण आप शीघ्र सीख जाते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस प्रकार से साइकोलॉजी मनोविज्ञान के उत्तर देने होंगे। आप मेरे साथ बने रहोगे, छात्रों का काफी प्यार रहा तो मैं हो सकता है आगे भी क्लास लगातार जारी रखूं और आपको पूरी टेक्निक, और 27 फरवरी को होगा उसमें जो है वो आप रीट के पेपर में छेद कर दोगे। इसी के साथ तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, क्लास को शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।